औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। जैसा कि आप लोग तमाम जानते हैं, तवानाई का बहरान जो एक अरसे से पाकिस्तान जिसका शिकार है और उसकी मसाइल का हल अभी तक हुकूमत पाकिस्तान क्या कोई भी तलाश नहीं कर सका है। और IPPs का मसला जो है वो भी गुज़िश्ता कई दिनों से हिट है, यानी IPPs का ख़ुद मुख्तार पावर प्रोड्यूसर्स जिसे कह सकते हैं, या ख़ुद मुख्तार बिजली बनाने वाले इदारे, अब इनके मसाइल क्या हैं, इनसे मईशत को क्या नुकसान पहुंच रहा है, इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है और इसका हल क्या है। तो इन तमाम मौज़ूआत को आज डिस्कस करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दो गेस्ट को बुलाया है, और मैं नहायत मुल्तमिस हूँ अपने दोनों गेस्ट का जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो सुहेल वजहात साहब हैं, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं और कई शोबों से उनका ताल्लुक़ रहा है। और समझे कि एनर्जी सेक्टर, तो मैं समझता हूँ कि इनकी आप समझ लें कि इन्वेंशन कह दूँ या क्या कह दूँ, कि ये हर एनर्जी सेक्टर में, चाहे वो गैस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मुतबादिल ज़राए हों तवानाई हासिल करने के, उन तमाम शोबों पर ही सुहेल वजहात सिद्दीकी साहब का उबूर रहा है। और किसी ज़माने में सिमेंस में भी होते थे, जो कि आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे, तो एक ज़माने में जो ट्रांसफार्मर थे वो सिमेंस पाकिस्तानी बनाया करता था। अच्छा, हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के साउदर्न रीजन के चेयरमैन, उनका नाम है जाहिद मदर साहब। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों माशाल्लाह से अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं। और सबसे पहले तो मैं सुहेल वजहात साहब आपका एक बार और शुक्रिया अदा करूंगा कि आप माशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर आ गए हैं। और आपसे ज़्यादा कौन इस सेक्टर को जो है वो डिस्क्राइब कर सकता है प्रॉपरली, इसी वजह से आपको मैंने मदऊ किया कि आप प्रॉपरली इस इशू को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि तवानाई का बहरान आया कैसे, शुरुआत कैसे हुई, इसके सद्देबाब और हल क्या हो सकता है। आप जी बोलो। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं जनाब। मुझे फिर 5-10 मिनट जो है ना, जी बिल्कुल, वरना दिमाग से पॉइंट निकल जाते। जी बिल्कुल। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको दो चीज़ों में चुनना है, स्टेट में और सिस्टम में। स्टेट के सिस्टम में ये सारे आउटकम स्टेट के सिस्टम के हैं। अब या तो स्टेट ख़त्म हो जाएगी, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, आप सब पे आज़ादी से निकल जाएंगे, वरना सिस्टम को हमें हटाना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम चलता रहा तो ये कुछ ठीक नहीं होगा। मैं 94 से इस पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, जबकि प्रिंट पे में उस वक्त तो ये था भी नहीं। जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था भी नहीं। 99 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद में शुरू हुआ, तो पहला प्रोग्राम भी इस पे जो हुआ एनर्जी या किसी चीज़ पे, उस वक्त भी मैं बोला। यानी इस वक्त मेरे हज़ारों प्रोग्राम अगर आप सर्च करें मुख्तलिफ TV पे, तकरीबन सारे ही चैनल पे जितने भी हैं तो वो आपको नज़र आएंगे। अब मैं उस पर देखिए, हार्ड कोर जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान बचाना है ना, सिस्टम बचाना है, पॉलिटिकल सिस्टम बचाना है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट बचाना है, या हमें IPPs बचाना है, या हमें IPP भी उस वक्त तक चलेंगे जब तक पाकिस्तान है ना, टेक्सटाइल भी उसी वक्त चलेगी जब पाकिस्तान। अब ये तो एक फैक्ट हो गया, आप समझ लें। दूसरा, एनर्जी का मिसकंसेप्शन को ठीक कर लें। एनर्जी का मतलब सिर्फ बिजली नहीं है, बिजली इज़ द फिनिश प्रोडक्ट। जैसे टेक्सटाइल का, क्योंकि मेरे दोस्त टेक्सटाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनका रॉ मटेरियल कॉटन है, तो कॉटन में भी रॉ मटेरियल में होता है ना, किसी में कंटेनिमेशन ज़्यादा होती है, कोई सफ़ेद होती है, कोई होती है, तो उसको आपको साफ़ सुथरा, बहुत वैराइटीज़ होती है। इसलिए कोई आयरलैंड की महंगी बिकती है, पाकिस्तान की इवन अच्छी होते हुए सस्ती बिकती है। ये ज़्यादा समझ रहे होंगे मेरी बात को। फिर वैल्यू एडिशन भी होती है। हाँ, फिर वैल्यू, RLNG, गैस, फलाना ढिमकाना, कोयला, कोयला, आपका विंड एनर्जी, वाटर, ये पानी भी बिजली है, पानी भी बिजली है, समंदर भी बिजली है, टाइडल्स हैं, और इस बेतहाशा ज़राए हैं, रॉ मटेरियल है बिजली बनाने का और एनर्जी बनाने का। तो हमने क्या किया कि इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से हमने ऐसे मुआहदे किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। स्टेट को पता होता है कितनी बिजली हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और कितनी बिजली हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो हमने जान के डबल बिजली लगाई कंजम्पशन से। ये कह के कि हम लोड शेडिंग को ख़त्म, सियासी नारा था ना, सियासी नारा था, तो वो जनरेशन लगती चली गई, सब खुश रह गए यार जनरेशन, लेकिन लोड शेडिंग अभी भी ख़त्म नहीं है। ओवर क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन पे पैसा लगना था, जो एक्सेस जनरेशन पे लगा, जो कि अब सब खा रहे हैं कैपेसिटी के से, और वो भी गलत है, क्योंकि उसके अंदर जो सॉवरेन गारंटी है उसके अगेंस्ट आपको कुछ डिलीवर करना है। यानी आपका फॉरेंसिक ऑडिट होना है, आपका हीट रेट ऑडिट होना है, आपका एफिशिएंसी का ऑडिट, अगर ये नहीं, ओवर इनवाइसिंग का होना है, अगर ये चीज़ नहीं हो रही और थेफ्ट हो रही है और फ्रॉड हो रहा है, तो आपके सॉवरेन गारंटी वैसे ही रिवोक हो जाती है, आपको हम जिस वक्त चाहें फारिग कर।
फिर दूसरी गलती कि हमने जिनके माहदे ख़त्म हो रहे थे, डीजल वीजल के जो आज तक चले ही नहीं, अब पिछले 10 साल से नहीं चले, उनको भी रखा हुआ है। वो इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो जनरेटेड कैपेसिटी नहीं है, वो बस लगे हुए हैं। उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 60% दे रहे हैं। अगर 100 मेगावाट लगा है तो 60 मेगावाट के पैसे दे रहे हैं। अगर आज हम उनसे कहेंगे अच्छा चलें आप जनरेट करें, इसका असूल ये है आईपीपी का कि जितनी जनरेशन वो कर सकता है तो उससे 110% जनरेशन करते हुए उसको 100% पे 60% मिलेगा। आई समझ? यानी 100 मेगावाट का तो उसे आरटीटी उसका होगा 110 पे, और फिर वो सीओडी में जाएगा, और सीओडी से जब नीचे आएगा तो उसको 60% मिलेगा। अगर वो कमर्शियली वाइबली ये सारी चीज़ें जो मैंने पीछे बताई करते हुए वो बिजली करे, फिर कैपेसिटी पेमेंट आता। अब हमने ट्रांसमिशन पे कुछ लगाया ही नहीं। फिर इंटेलेक्चुअल करप्शन मैंने बता दी। मेरिट ऑर्डर जो हमने बनाया हुआ है तो सबसे नीचे उनका लगाया हुआ है मेरिट ऑर्डर, जो चल ही नहीं सकते तो उन्हें कैपेसिटी मिली जा रही है, क्योंकि हम 48,000 बना रहे हैं, 23,000 से ज़्यादा हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, और गर्मियों में 17,000 से ज़्यादा। जब गर्मियों में सबसे ज़्यादा बिजली चाहिए तो हम 17,000 से ज़्यादा, तो हमें ट्रांसमिशन पे खर्च करना था, जो हमने वो डबल करने के लिए जनरेशन हम करते 24,000 25,000, और उसके बाद जितना पैसा बचा था वो ट्रांसमिशन में लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें पैसा नहीं बनता है, ये कैपेसिटी इतना बिलियन एंड ट्रिलियन, तो ये है। अब आप 400 कमेटियाँ बनी 99 में, तो कोई सर्कुलर डेट ऐसा बड़ा नहीं था। जब दूसरी कमेटी बनी 2007 में तो उसमें आईपीपीज को वो करके के फलाना के इसी का ये करके वो करके बेड़ा गर्क किया। फिर उसके बाद 2013 में बनी और कहा गया कि 480, और वो सारे मिनिस्टर हैं इस वक्त जो 480 के स्कैंडल में हैं सारे मेरे हिसाब से, तो वो जो है ना वो उन्होंने 480 दे दिया। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद फिर एक कमेटी बनी 2020-19 में, जिसमें भी सारे आईपीपी वाले थे, उन्होंने खुद ही गवर्नमेंट की तरफ से खुद ही आईपीपी से मुआहदा कर लिया, और उससे अब ट्रिलियन में चला गया, बजाय बिलियंस में होने के अब ट्रिलियंस में है आपका सर्कुलर डेट। तो इसलिए आपकी ना आपने थेफ्ट रोकी, ना एक्सेस, ना आपने वो रोका, चोरी रोकी, तो फिर तो ये ठीक हो ही नहीं। पहले 8 रुपए की बिजली चोरी होती, अब 10 रुपए की होती, यूनिट एक चोरी हो रहा है, अभी भी उतना ही चोरी हो रहा है, एक था अभी भी एक हो रहा है मिसाल के तौर। तो अब 80 रुपए का हो रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है। पहले 8 रुपए का होता था तो 8 रुपए बढ़ता था, इसलिए 480 की जगह अब ट्रिलियंस में चला गया, 4 ट्रिलियन का हो गया बाय द वे ना, यानी 10 टाइम्स ये भी बढ़ गया, जितना 10 टाइम्स टैरिफ बढ़ा। तो इसलिए जितनी तेजी से आप टैरिफ बढ़ाएंगे उतनी तेजी से इंशाल्लाह सर्कुलर डेट भी बढ़ता रहेगा, ये मेरी प्रिडिक्शन। दूसरी चीज़ ये है कि कैपेसिटी चार्जेस टोटल फ्रॉड है, इसको आप जब कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरा ये है कि ये सारा इस वक्त एआई की वजह से आप ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे मॉनिटर कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सबको डाल के ऑडिट कर। इट इज़ अ जॉब ऑफ 1 मंथ। 90 टोटल आईपीपी मालिकान जो है ना आईपीपीज़ के, वो तकरीबन 45 और 50 के बीच में हैं। उनको बुला के आपने सबको एक एक करके आईना दिखा देना है कि आपका ये मसला है, आपका ये मसला, सब सेटल हो जाएगा। कोई न इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, बल्कि वो डर के मारे आपको पैसे वापस भी करेंगे। अच्छा और थ्रू टैक्स रिफंड आपको वापस करना चाहिए लोगों के पैसे जो आज तक लिए टैक्स रिफंड से। क्यों? इसलिए कि इस वजह से टैक्स फाइलर भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर पैसा वापस लेना है तो जो नॉन फाइलर है वो टैक्स में आ जाएगा। ये इंसेंटिव का भी मैं बता, एक्सप्लोरेशन हमने की नहीं, 1% से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए नहीं की कि हमें आरएनजी मंगाना था, कोयला बाहर से मंगाना था, गैस बाहर से मंगानी थी कतर से, इसलिए हमने एक्सप्लोरेशन की नहीं। हम सिर्फ 1%, जितनी एक्सप्लोरेशन 2072 तक हो गई उसके बाद से नहीं हुई, ना होने की बराबर है। सारी मल्टीनेशनल कंपनियां ENI MOL सब वापस है। एकरेज 1% एकरेज से जो हमारा सर्वे हुआ है D1 D2 और D3, उसकी बेसिस पे हमारे पास 99% इलाके में हमने कोई ड्रिलिंग कोई करने की कोशिश ही नहीं की। 10% तो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी किया है, 90 तो वर्जिन पड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान का। दूसरी चीज़ जब आती है कि लॉसेस वगैरह मैंने बता दिया, ओवर इन्वाइसिंग मैंने बता दी, ये तो टोटल फ्रॉड है। अच्छा, और ये जो सबसे बड़ी इसमें मसला है वो ये है कि आपका विल ही नहीं है। आपका विल क्या, ये ATM है पॉलिटिकल इलेक्शन का। आपको पता है क्या है ATM? समझते हैं ना, सारे बिजनेस पॉलिटिकल लोगों को IPP वाले फंड करते हैं। ये वो फंडिंग क्लब है, जैसे अमेरिका में नहीं होता कि हम रेस करते हैं, फंडिंग क्लब है प्रेसिडेंट के लिए, ये फंडिंग क्लब है तमाम मिनिस्टरों का, जिसको चाहिए ले ले इनसे, और फिर मिनिस्टर बन जाए, फिर बोल ही नहीं सकता वो, क्योंकि IPP की फंडिंग इतनी है, क्योंकि वो इन्हीं से लेते हैं ना एक्सचेकर से पैसे। अब तो ये तो इसलिए हो गया कि IMF ने एक बैन लगा दिया कि आप नहीं दे सकते।
तो ये इसलिए बाहर आ गया। अच्छा, जितने टेक्सटाइल वाले इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि हमारा टेक्सटाइल नहीं चल रहा और जीरो है, ज़्यादातर इसमें से प्लांट 90% मेरे हिसाब से या 80% होंगे, टू बी ऑनेस्ट, मैंने परसेंटेज नहीं निकाली, वो इन्हीं के हैं जो खुद एप्टमा के मेंबर हैं या FPCCI के मेंबर हैं। तो आपस में मेंबर बैठ के तय कर लें, इसमें गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है, आर्बिट्रेशन कर लें या आप कोई और क्लॉज कर लें, आपस में बैठ जाएं हम लोग और बैठ के समझाएं कि भाई ये देखिए ये फ्रॉड है, ये नहीं है सही है, बजाय इसके कि किसी को गंदा करना या किसी को ख़राब करना। जो कुछ हो गया सो हो गया, इसका सलूशन निकाल लिया जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि हम गलत हैं, हमें भी पता है कि हमने गलत काम करवाया है। तो इसलिए जब दोनों को पता है गलत है तो दोनों गलत बैठ के सही, वैसे दो गलत सही नहीं होते, लेकिन यह है कि अगर तीसरा कोई शरीफ आदमी बीच में बैठ जाए तो वो ये कह सकता है कि इसका मसले को हल, इसका पूरा एक महीने का हल है, सिर्फ 1 महीने में ये सारा मसला हल हो सकता है और बगैर पैसा लगाए बिजली तो आधी कीमत पे आ ही सकती है। हाँ, फिर थोड़ा सा पैसा ट्रांसमिशन पे लगाना होगा, फिर सारे मुल्क में ना लोड शेडिंग होगी ना कुछ होगी। इट्स अ जॉब ऑफ, अगर विल हो तो बहुत कम पैसे में इसी लॉसेस को बजाय लॉस बर्दाश्त करने के इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये 1 से 1.5 साल में तमाम ये मसाइल ख़त्म हो गए। फिर टेक्सटाइल भी दबा के चलाएं, एक्सपोर्ट भी दबा के करें। टेक्सटाइल का सबसे बड़ा मसला है कि टेक्सटाइल जो इंपोर्ट करती है और उसके अगेंस्ट, क्योंकि कॉटन भी इंपोर्ट होती है ज़्यादा, और जो एक्सपोर्ट करती है तो हम नारा तो बहुत बड़ा लगाते हैं कि एक्सपोर्ट 28 बिलियन की हो गई, 20 बिलियन की हो गई, उसके अगेंस्ट ये कभी नहीं पूछते कि आपने इंपोर्ट कितना किया। तो अगर मेरा डॉलर इनपुट कम है और जा ज़्यादा रहा है तो वो तो फिर एक्सपोर्ट नहीं हुई ना, उसको हम एक्सपोर्ट कहते नहीं। चीन में कभी आप ऐसी हरकत करके दिखाएं, ऑटो का भी यही है कि हम ऑटो बनाए, उनकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़ीरो है, तो आप डॉलर दिए जा रहे हैं। एनर्जी में भी यही है, आपकी कोयला आप इंपोर्ट कर रहे हैं, थर को नहीं किया, गैस आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपने गैस नहीं की, भिट के बाद कोई वैली नहीं खोदा। 1972 बात, तो ये PPL इतने अरसे से क्या कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं, सब पैसे खा रहे हैं, मतलब उनको इस बात के पैसे मिलते हैं कि ये ना करो। अच्छा, हाँ, समझा करें ना, हिटमैन आपने पढ़ी है कभी ना इकोनॉमिक में, इसी बात के पैसे मिलते थे कि आप गलत जगह, सही जगह पे गलत आदमी लगाएं और कोई काम ना करने दें किसी को। पैसे इस बात के देंगे तुमने बैठ के मजे करने। ये मुझे भी कहा गया था वैसे, बाय द वे, एक मीटिंग में। जी मुझे तो वो जो है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मसले मसाइल कोई मसला नहीं, अब तो नाम लेने पड़ेगे क्योंकि नहीं लेंगे, जब वक्त आएगा तो लेंगे, जब बुलाया जाए। नहीं, इस फोरम पे लेने का फायदा नहीं, क्योंकि ये तो पब्लिक है ना, किसी को जलील करने का फायदा नहीं। फायदा ये है कि जब बुलाएंगे किसी फोरम पे ऐसे जहां पर वाकई कुछ हो सकता है, पॉलिसी मेकर, तो मैं उन्हें बता दूंगा साहब यहाँ ये हुआ था, इस वक्त पे ये हुआ था, 94 में ये हुआ था, 99 में ये हुआ था, 2007 में ये हुआ था, 2013, ये वो हैं फिगर्स जो हाँ फोकस करना है, और 1920 में ये हुआ था और अब ये हो रहा है जो है। अब ये शोर भी इसलिए मचाया गया कि ताकि यही लोग फिर वापस कमेटी में आ जाएं जो टीवी पे ज्यादा आ रहे हैं, और फिर IPP से अच्छा और इससे अच्छा मायदा करके फिर वापस चल जाए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे, फिर टेक्सटाइल वाले रोते रहे। बस मेरा इतना कहना था, अगर इससे ज्यादा आपको जो है तो आप सवाल नहीं सर, इतना आपने कह दिया, यही बड़ी बात है और यही बहुत है जो कुछ आपने कह दिया है। तो जाहिद मदर साहब, मैं सबसे पहले माजरत चाहता हूँ कि अगर कोई टेक्सटाइल के लिए अगर कोई शान में गुस्ताखी अगर हुई हो तो आप ज़रा कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहें तो दे दें आप इसके हवाले से कुछ। देखिए इमरान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने चैनल की बात किया कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स आप ही लोगों की चैनल पे बुलाया और आपने हमें अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। तो मैं बड़े इस दौरान सिद्दीकी साहब की, सुहेल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था बड़े गौर से। तो जहाँ तक IPP का बैकग्राउंड का ताल्लुक है तो इन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़े अच्छे अंदाज से पूरा IPP का बैकग्राउंड दिया कि असल मसाइल क्या हैं। गुफ्तगू के आखिर में इनके 1-2 ऑब्जर्वेशंस थी जिसके बारे में मैं अभी अपना रिस्पॉन्स दूंगा आपको। लेकिन IPP में जो इन्हीं की गुफ्तगू को लेके आगे अगर चलें तो बुनियादी तौर पे बॉटम लाइन ये है कि जितना आपका तरसील का निज़ाम है 22,000 मेगावाट का, उससे डबल से भी ज़्यादा आपने IPP लगा दी। ये तो मतलब एक 6ठी क्लास का बच्चा भी होगा तो ये बता देगा कि ये तो सीरियस ही नाजायज़ है ना, फ्रॉड है। इसकी ये तो फ्रॉड से भी बड़ा कोई लफ्ज़ आप अगर इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके तो बिल्कुल ही कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, ये जानते हुए कि जी आप 22,000 से ज़्यादा तरसील कर ही नहीं सकते, बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और आपने 44,000 मेगावाट के लगा दिए। तो डेफिनेटली मैनाफाइड ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे कि क्यों लगाए गए।
तो मैं अच्छा क्योंकि जाहिद साहब, सियासी मैं ज़रा ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर जाहिद मजहर साहब से इस मौजू पर बात शुरू करेंगे। जी जाहिद साहब, वेलकम बैक टू द शो। और जाहिद साहब कंटिन्यू करें जी, आप। मैं ये कह रहा था कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जी ये बिल्कुल नाजायज़ तरीके से आईपीपीज लगाए गए। 22,000 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, आपने 43,000 के मेगावाट के लगा दिए, ये तो जरा से गलत है। दूसरी बात ये कि जब जिस तरह सिद्दीकी साहब ने कहा, जब ये लगाए गए तो उसमें जो उस वक्त मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस थी इक्विपमेंट की, कि किस कॉस्ट पे दुनिया भर में लग रहे थे, उससे भी कहीं ज़्यादा कीमत वसूल की गई। एक तो वो गलत है, उसकी हम कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, उसमें ये इन्वेस्टमेंट को भी देखा जाए कि कितनी इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, अब कैपेसिटी पेमेंट उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं और ये सॉवरेनिटी का सवाल है और सॉवरेन गारंटी दी हुई है, और ये अगर हम इनको रिव्यू करेंगे और कैंसिल करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन बात ये है कि कानून जो है, चाहे वो पाकिस्तान का कानून हो चाहे इंटरनेशनल कानून हो, अगर वो किसी मेलाफाइड बेसिस के ऊपर कोई मुआहदा हुआ है तो वो सिरे से वैसे ही इलीगल है। ये इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। लॉ की बुनियाद है। बहुत सही बात कही। तो इसलिए ये इस बात से डरना या हमें डराया जाना कि नहीं नहीं नहीं, इनके मुआहदों को रिव्यू नहीं किया जा सकता, एड्रेस नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता, इससे हम बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं। नहीं, इनको किया जा सकता है, इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो ये टेबल पे बैठेंगे और इनके साथ फिर रीनेगोशिएट करना चाहिए। इनकी जो जो खामियां हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, उसके बैकग्राउंड में, वो सामने पेश करनी चाहिए। एक अभी निगरान हुकूमत में एक मोहम्मद अली साहब थे एनर्जी के मिनिस्टर, तो उनके जिम्मे किया भी गया था, रिपोर्ट उन्होंने अच्छी मुरतब की। उस रिपोर्ट का एक TOR ये भी था कि आप ये भी इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो इस पे इन्वेस्टमेंट जो हुई वो सही हुई कि नहीं हुई। वो उसके लिए एक ऑडिट उन्होंने कराना था, कोई $70,000 का कोई मसला था, तो हुकूमत ने उनको वो नहीं दिया, तो वो मामला रह गया। अगर वो ऑडिट हो जाता तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मैं फ्री में करने को तैयार हूँ। जी जी, अभी Audit, मैं बल्कि अच्छा। रिक्वेस्ट करना चाह रहा था सिद्दीकी साहब को कि ये अपने मैंने कहा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। 10-15 टीवी पे तो बोल चुका हूं मैं आईपीपी फ्री का तो करने जी को ये तैयार। बैकग्राउंड बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बता दिया। मैंने थोड़ा सा उसमें इजाफा ये कर दिया कि ये बिल्कुल ही फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और ये इसमें कोई कानूनी तौर पे मसला नहीं है। अब तो इन्होंने सुहेल एक साहब जो को ये कंपनी बना ले, सुहेल वजाद ऑडिट कंपनी या कुछ नहीं इस सर, तरह से मुझे जरूरत नहीं है। करें ताकि कुछ क्यों? चार्जेस भी तो मैंने आप हुकूमत से वसूल करें ना, आपके नहीं, नहीं। ये यार मुल्क के लिए अब हमने जितना वसूल करना था हमने अच्छा, जर्मनी से बाकी जो वसूल कर इन्होंने कहा लिया। कि मैंने जो जर्मनी से IPPs वसूल कर लिया, IPPs जो अपने है मुल्क से नहीं किया। वो बेशतर उनमें से एप्टमा के मेंबर्स है। मैं जसारत ये करूंगा, थोड़ा सा इनके साथ इख्तलाफ करूंगा कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर 100 IPPs हैं, उन 100 IPPs में से 50% तो गवर्नमेंट के हैं, बाकी सर वो तकरीबन गवर्नमेंट में भी शेयर उनके होंगे, लेकिन इक्का दुक्का अगर है तो सर, शायद सात एप्टमा के के नाम तो मेंबर मैं हो। भी बता देता हूँ जी, एप्टमा के मेंबर, जी, अगर जी। आप मुनासिब समझें तो मैं नाम ले दूं, बुरा लगेगा आपको, आपके नहीं, सामने बैठते नहीं, हुए अगर नाम आप लेना चाहें तो ले नहीं लें, नहीं मैं लेकिन- ले नहीं रहा, लेकिन 7 तो मैं, आपने कहा इक्का ठीक है, दुक्का, मान ली बात 10 तो मैं अभी देखिए, बता देता 250 मेंबर है एप्टमा के, अगर वो 7 हो उसमें, वो भी नामी गिरामी बड़े बड़े यूनिट्स हैं, और यकीनन जहां पे कोई अपॉर्चुनिटी हो तो वो उसको यूज और भी किया सर जाता है कैप्टिव पावर को ना भूलिएगा, वो भी और आईपीपी है। मिस यूज भी किया जाता है। Captive जहाँ power। इतने बड़े बड़े रेगुलेटर आपने रखे हुए हैं, लेकिन वो उनके नाक के नीचे ये सारी चीजें हुई हैं। जी। रेगुलेटर पेड है। दूसरी एक इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक्सपोर्ट्स जो है वो ये देखना चाहिए कि ये ग्रॉस एक्सपोर्ट्स में से आपने एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चीज मंगाई, तो नेट एक्सपोर्ट को देखना चाहिए। खास तौर पे टेक्सटाइल की जो सनत है वो अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस किया हुआ है हमारे मुल्क को कि हमारे रॉ मटेरियल्स पैदा होते हैं। वो अलग बात है कि कॉटन की फसल जो है 1,50,00,000 बेल तक गई थी, लेकिन जाहिर साहब R&D पे भी काम नहीं तो होता, हमारी ना net वैल्यू export- एडिशन पर काम होता है जी, टेक्सटाइल जी, में। जी जी देखें, अब उस तरफ थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपोर्ट सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर। पहली बात तो ये है कि आईपीपी के अलावा भी एनर्जी की जो कॉस्ट है वो बड़ी अहमियत रखती है। कोई भी इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती जब तक कि एनर्जी की कॉस्ट जो है वो वायबल ना हो। हमारे जो रीजनल ममालिक हैं वहां जो एनर्जी की कॉस्ट है, अगर बिजली को लें तो वो तकरीबन 8 सेंट के करीब है, इंडिया, बांग्लादेश, और हमारे यहाँ 16 सेंट है।
अगर गैस को लें, जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा, वो भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जी और गैस से हम अपनी बिजली बनाते भी हैं, कैप्टिव बिल्कुल पावर। बिल्कुल। तो गैस के अगर प्राइस देखें तो यहाँ $12 से $14 है, और यही बांग्लादेश और इंडिया में अभी आप ईरान से ले लें तो 6 पे आ जाए। 6 से $8 है। तो ईरान से क्यों नहीं ले रहे सुहेल साहब, बता दें ना। ईरान से सिस्टम अभी तो बताया ना शुरू में, एक ही ऑयल जुमला लेते हैं, बोल दिया कि पेट्रोलियम भी जो है वो। सर मैंने शुरू में बोल दिया सिस्टम चला गया सब ठीक हो जाएगा, आप सब सिस्टम का हिस्सा है, मैं भी देखिए, सिस्टम का सिस्टम हिस्सा हूं। में एक तो तो आईपी सिस्टम कैसे जाएगा मुझे बताएं। वो चला जाएगा जब अच्छा, वो चला जाएगा। जब देखिए, एक पैसा ही IP नहीं बचेगा तो सिस्टम कैसे एक बचेगा? आईपीपी का मसला जब बड़ी तनख्वाह तफसील बंद हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। बड़ी तफसील से बयान किया सुहेल साहब ने आईपीपी का मसला। दूसरा है चोरी, लाइन लॉसेस, बिलिंग। ओवर बात यह है कि अगर आप उसको रोक लें, देखें अगर बिलिंग पूरी नहीं हो रही, 10% से 14% का अगर ये है गैप, कुछ सूबे तो हमारे ऐसे हैं जहां बिल्कुल ही वो ग्रिड स्टेशन पे कब्जा कर लिया जाता है और बिलिंग बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, क्योंकि वो, मैं सियासी मामलात में नहीं जाना चाहता, वो एक सियासी नौयत है उसकी, लेकिन ये दुरुस्त है, ये हकीकत है कि गलती किसी और की होती है, भरता कोई और है। मैं और आप जो बिजली का बिल देते हैं उसके अंदर ये चीजें शामिल हैं जी। जो इनकी कॉस्ट की रिकवरी जो है वो टैरिफ में ये रिकवर करते हैं कि कितने लॉसेज है, चाहे बिजली हो चाहे गैस हो। गैस में पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है तकरीबन 4% का, नहीं सर 2.5 का, 2.5 से लेके 4%, जबकि हमारे यहाँ 10 से लेके 14%, 17 पे यानी गैस के लाइन लॉसेज है। जी। वो ओगरा ने, वो अलग बात है कि मेरे ख्याल है 6 या 7% अलाउ वो किया उन्होंने है। सुप्रीम कोर्ट जाके 7 करवा लिया था। वो 7 करा के वो भी फिर टैरिफ में आता है, वो भी हमारी जेब से जाता है। नहीं उसके बाद जो चोरी होती है वो भी आपकी जेब में हमारी जाता जेब है। से जाते हैं। तो ये जो सिस्टम की ये बात कर रहे हैं इस बिल्कुल बार दुरुस्त। बिलिंग बिल्स में आया है, गैस के बिल्स में आपने देखा, गैस के बिल्स में सर ये तो मैं सब स्लो मीटर का याद। सारी चीजें बता चुका हूँ, अब मैं क्या कह सकता हूँ। देखे ना, बिजली का बिल अगर है, अगर इंडस्ट्री को 60 रुपए चार्ज करते हैं और अदर कंज्यूमर्स को 80 रुपए चार्ज करते हैं, तो उसमें सिर्फ 10 रुपए है फ्यूल की कॉस्ट, चाहे कोई भी फ्यूल आप ले लें। कोयला तो इससे भी सस्ता है, एवरेज मैं बता रहा हूँ, एवरेज है 10 रुपए फ्यूल की कॉस्ट, 24 रुपए कैपेसिटी चार्जेस, 10 जमा 24 34 हो गया। बाकी ये तमाम जो है ये टैक्सेस है, और जिसको हुकूमत पे 60 रुपए में बेचती है उसके बावजूद नहीं इतने सर, अब तो लॉसेज 80 है, पे पहुंच गया। 80 रुपए इतने, उसके बावजूद इतने लॉसेज है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा, ये या तो मुल्क को बचा लें, रियासत को हाइडल बचा लें। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट सुटेबल। सर उस पे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, जो है उसे भी बंद करके रखते जो है हैं। वो भी बंद करते हैं, बल्कि कुछ हाइडल प्रोजेक्ट्स भी ये लोग मिडिल ईस्ट के लोगों को दे रहे हैं, फिर वो हमें बिजली बेचेंगे। होगा आपके मुझसे ज्यादा आपके इल्म में होगा ये बात है सुहेल सर वो साहब। तो चले आगे की बात है, पहले ये सिस्टम तो सही कर लें। अभी दिए तो नहीं है ना, जब देंगे तो चोर मचाएंगे। अल्लाह ताला ने इतना नहीं वो हो रहा है, इनके एग्रीमेंट हो गए या होने वाले नहीं वो तो मिडिल ईस्ट की अभी कंट्रीज तो के हम हर साथ। चीज बेच रहे हैं ना, ऑटोबान भी बेच अल्लाह दिया ताला हमने, ने मोटर हमारे भी मुल्क बेच को- दिया है हमने, एयरपोर्ट भी बेच दिया है हमने, सड़कें भी बेच दी, हम बहुत सारी चीजें और बेच इंसान रहे तो पहले ही बिके हुए थे। वसाइल से इतना मालूमाल इमरान साहब हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि सिर्फ अगर हवा की बिजली आप ले लें, विंड एनर्जी। ये जो हैं। केटी सर, बंदर का इसमें कॉरिडोर जाहिद भाई मैं आपको ये बताऊं, हवा की बिजली जो बन रही है इस वक्त वो सिर्फ फ्रॉड में बन रही है। मैं आपको फ्रॉड में बन पता रही है। क्यों, विंड एनर्जी क्योंकि यानी। उसको आप ले, आपके ग्रिड स्मार्ट नहीं है, आप वो बिजली ले ही नहीं सकते, उन्हें सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट दे। आपने ग्रिड को अपग्रेड ही नहीं किया विंड और सोलर के लिए, इसलिए सोलर और विंड में आपका सेंट कहाँ पहुंच गया, दुनिया में 2 सेंट 2.5 सेंट पे पहुंच गया ये सारे, और आपके यहाँ ये 10 और 12 पे चला। तो बिजली जिसका रॉ मटेरियल 0 है और उस पे आपका सिर्फ इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन है, हाँ, वो आप क्योंकि ले नहीं पा रहे इसलिए कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। अगर 100 मेगावाट का सोलर लगा हो तो 60 मेगावाट बगैर बनाए दे रहे हैं, क्योंकि ग्रिड पे जैसे ही लेते पूरा मुल्क का एंटी डीसी जो सिस्टम है, जिसे कहते हैं नेशनल ग्रिड एंड ट्रांसमिशन सिस्टम, एंटी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तबाह हो जाता है। जैसे ही तबाह हो जाता है सब बंद हो जाता है। ब्लैक 2-3 दफा हो चुका है ब्लैकआउट ना, इसको ट्रायल में, सिंक्रोनाइजिंग के ट्रायल में। देखिए जो बिजली बनती है विंड से ना, वो स्क्वायर वेव में बनती है और उसके लिए इन्वर्टर लगा के आगे कर, और जो जनरेटर से बनती है वो साइनोसाइडल बनती है। इसको समझने के लिए एक बाकायदा टेक्निकल आदमी चाहिए। मेरा 50 साल तजुर्बा है इस सिलसिले में, इसलिए अब मैं 50 साल आपको 50 मिनट सेकंड में तो नहीं बता जी सकता। सर। दूसरी बात मैं इनसे अर्ज करता हूँ अपने जाहिद भाई से, सर आप सारे टेक्सटाइल वाले एक ही कीमत में कपड़ा बेचते हैं और एक ही कीमत में मिल लगाते हैं। ठीक है, नहीं मेरा सवाल का जवाब देता हूँ मैं, हाँ तो देखें, बात यह है कि हम कॉस्ट प्लस मार्जिन पे कपड़ा बेचते हैं, ठीक है। हर एक के अलग प्राइस होगी ना।
बहुत ज्यादा फर्क नहीं नहीं होता। आप प्राइस जो अपनी margin- देते हाँ, हो ना, अलग- मैंने तो नहीं फिक्स की ना अलग आपकी होती है लेकिन मार्जिनल नहीं डिफरेंस मैंने तो फिक्स नहीं की ना। राइट, मार्जिनल डिफरेंस होता है। बात ये है कि हम तो ये देखते हैं नहीं कि फैक्ट्री सबकी एक ही कीमत में लगती। नहीं बस हम बस यहाँ नहीं, रुकिए, नहीं, यहाँ नहीं। रुकिएगा, इसका वजह थी सवाल पूछ। आईपीपी की सारी फैक्ट्री एक ही कीमत में लगती है, चाहे कहीं भी लगाएं मुल्क के किसी कोने में। ये सीक्रेट ऑफ देयर बिजनेस जिस वक्त 7 लाख रुपए पर मेगावाट था, जो सबसे पहले बना था आपका हबको, रजा सऊदी अरब, वो भी सऊदी अरब से आए थे केबल वाले ना, रजा केबल या रजा क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया। वो सबसे पहला आईपीपी था हबको, याद आएगा आप? जी बिल्कुल याद है। उसकी उनके उस CEO भी आ वक्त चुके हैं 730, तो सीमेंस ने कोड किया 7 लाख रुपए। वहां कहा गया नहीं 1 मिलियन में हम लगवाएंगे। इसका मतलब है कि इक्विटी 20%। अब जब आपने 1 मिलियन कर दिया, 30% ओवर इनवाइस हो गई, तो इसका मतलब 20% आपकी इक्विटी निकल आई। 10% इसलिए कि आप उस पर डिवाइड करेंगे, इनको पता है जो मैं बात कर रहा हूँ। 30% आपकी इक्विटी, 20% इक्विटी निकल आई, बल्कि थोड़ी सी ज्यादा निकल आई। वो एक्चुअली निकल आई 25, 25.5, अगर आप 30 को उस तरह से करें, क्योंकि 70 पे 30 है ना, तो इसलिए मैं बता, तो 100 पे 30% बढ़ा दिया उन्होंने, ताकि 70 पे आपकी 20% निकल आए। तो 70 की 20 कितनी होती है? 30, 21 होती है ना, तो निकल आई 20%, सीधी सी बात है, बल्कि थोड़ी सी और ज्यादा निकल आई। अब आपने कहा कि नहीं सब बेचेंगे एक ही प्राइस पे, एक ही प्राइस पे लगाएंगे। भाई हबको कहाँ है, ब्लोकी कहाँ है, मुल्तान, आपको कहना ये चाहिए था। उस वक्त मेरा एतराज था उस एग्रीमेंट पे। शाहिद खान साहब उस वक्त होते थे। शाहिद खान अब्बासी? नहीं शाहिद खान एक और, तब शाहिद खान और थे। हाँ, ये क्या थे? 90 के, ये एनर्जी के उस वक्त एडवाइजर होते थे, बेनजीर के और नवाज शरीफ के। मेरी इनसे बात, मैंने कहा सर कोई भी दुनिया में कोटेशन लेता है, कोई आदमी बताता नहीं कि आप ये कर सकते हैं, हम आपको इतना फेवर करेंगे, हम ये कर। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। उस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला नहीं था कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, हर एवरीबडी वाज रेडी टू इन्वेस्ट। ये तो अब हालात ऐसे ना, उस वक्त नहीं थे, इसलिए समझना बड़ा ज़रूरी है कौम को। तो वहाँ 70 पे कर दी। उसका आज तक केस चल रहा है, नैब में पड़ा होगा, कहीं ना कहीं उठा के देखेंगे तो। उसका एक एमडी था जो एक जेब में हाई कोर्ट की और दूसरी जेब में सुप्रीम कोर्ट की बेल लेके घूमता था ओवरसीज चैम्बर में। अच्छा, मेरे साथ बैठता था। तो नाम क्या था? मैं छोड़ दें बस नाम, देखिए नाम लेना जो है ना वो गलत हो जाता है। वो आप खुद ढूंढ लें, आपको सबको पता है, आप गूगल करें अभी पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त ये लगा, अब उस वक्त हमने कहा कि साहब आप सबसे कहें कि ये जगह है, ऐसी जगह दें जहाँ उसका रॉ मटेरियल करीब हो, साथ ही ज़मीन अच्छी हो और पानी ठंडा करने के लिए हो। अब मिसाल तौर पे कोल का प्लांट सिवाय पोर्ट कासिम के कहीं नहीं लग सकता, क्योंकि पोर्ट बाहर से आ रहा है, या तो आप थर से लाएंगे या वहाँ, वो भी कराची करीब है, ठीक है ना। इसके लिए ठंडा करने के लिए पानी चाहिए, तो किसी कोस्टल लाइन पे ही लगाएंगे। ये तो नहीं कह सकते मीठे पानी से, तो आप मीठे पानी का बेड़ा गर्क तो नहीं करेंगे ना, इरिगेशन के पानी का। पानी भी एनर्जी है ना, सुन लीजिए, एनर्जी जो है, पानी एनर्जी एग्रीकल्चर के लिए भी है और बिजली के लिए भी है। ये सुन लीजिए, एग्रीकल्चर के लिए भी सबसे ज़रूरी एनर्जी जो है ना पानी है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से टीवी के ऊपर, क्योंकि इसमें टाइम है, वरना तो जल्दी जल्दी में पूरा सुनते ही नहीं लोग एंकर हजरात। तो दूसरी चीज़ ये कि अब आपने जब ये देखा कि आपने उसी पे लगाया, तो ना तो आपकी वो, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा आईपीपी लगते ही। क्यों? आपकी तो इक्विटी निकल आई, आपका तो प्रॉफिट हो गया। इसको कहते हैं नेगेटिव आरओआई, यानी लगने से पहले पैसे वापस। या आप समझेंगे नेगेटिव आरओआई ये उस टर्म में नहीं इस्तेमाल होता, ऑडिट की इस टर्म में इस्तेमाल होता है। भाई मैं स्टैनफोर्ड से भी कर चुका हूँ और वहाँ से भी इसमें फाइनेंस और उसमें, और इंपीरियल कॉलेज लंदन और किंग्स कॉलेज लंदन का पढ़ा हुआ हूँ। 1979 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ता था। अच्छा, जबकि उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम भी लोगों को नहीं पता था। 1979 में जी, और 82 में ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, फिर एमफिल। उसमें उस वक्त वो रोबोटिक्स और सैबनॉटिक्स कहलाती थी आर्टिफिशियल। बाद में बढ़ते बढ़ते उसका नाम जैसे आईटी बना, ये बना, तो अब बन गया आर्टिफिशियल। अब बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी 2 हाथ आगे चला गया, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो आपके इमोशंस को भी चेक करेगा कि आप कैसे हिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सच कितना बोल रहे हैं। तो ये जैसे सच मशीन है ना, आपके मुंह पे आ जाता है कि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि पढ़ के बोलेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। मसला ये है कि झूठ बोलने के लिए याददाश्त चाहिए, सच बोलने के लिए याददाश्त नहीं चाहिए। सर मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। बिल्कुल लीजिए ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ा ब्रेक ना लीजिएगा। दोबारा बात करते हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जी जी सुहेल सर, प्लीज कंटिन्यू।
देखें जी, अब ये इक्विटी का मसला समझ में आ गया, प्राइस का मसला आपको समझ में आ गया, बेईमानी का मसला समझ गया, विल का मसला समझ में आ गया, एटीएम का मसला समझ में आ जी, गया। ATM तो ये पूरा सिस्टम ही इस तरह बना हुआ है कि आपने आज आप अपनी ज़मीन रजिस्टर करा के दिखा दें बगैर पैसा दिए, ये बैठे हैं। ये अपना एक्सपोर्ट करके कंटेनर दिखा दें बगैर पैसा दिए, ईमानदारी से बोलेंगे तो कहेंगे, वरना कहेंगे हाँ सही है। अब ये हमने एक्सेप्ट कर लिया कि तो नॉर्म है, इसको तो कहते हैं मलिक रियाज साहब की टेक्नोलॉजी में पहिए लगाना। पहिया लगाना। तो इसलिए हमने करप्शन को भी इंटेलेक्चुअल का नाम दे दिया, अच्छा, इंटेलेक्चुअल करप्शन। अच्छा। समझ आई ना आपको? जी, जी। इंटेलेक्ट यानी उसमें भी इंटेलेक्चुअलिटी चाहिए आपको ना, करप्शन इंटेलेक्चुअल करने इन्वॉल्व में। होती है ना इसमें, इंटेलेक्चुअल करप्शन तो में। ये आसान नहीं है करप्शन करना या चोरी करना, इसमें बड़ा जान जोखों का काम है। तो ये तो हम शरीफ आदमी के लिए तो आसान है काम, लेकिन अब माहौल नहीं रहा कि कोई शरीफ आदमी इस मुल्क में काम कर सके, क्योंकि वो मर जाता है। जब भी 10 लाख लोग चले गए एक साल में, जाए ना, 10 लाख तो नहीं भाई, 25 करोड़ की बात करो ना, 10 लाख चलेगा तो उसमें तो क्या वो गए चलेगा? बेचारे जो जीनियस थे, ये अच्छा, बहुत मजबूर थे। नहीं, देखिए ब्रेन शिफ्ट होता है। अगर आज आप हालात सही कर लें तो ब्रेन वापस शिफ्ट हो जाएगा। हम लफ्ज़ ही गलत इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन ड्रेन। किसी कोई आदमी अपना ब्रेन ड्रेन करके थोड़ी जाता है यार, ब्रेन लेके जाता है साथ, शिफ्ट होता है। वो शिफ्ट हो जाता है। कल को अगर आप इस मुल्क के हालात सही कर लें, जैसे इंडिया ने सही कर लिए, सब लोग वापस आ गए, उन्हें एनआरआई कहते हैं। और चाइना में भी आ गए सारे वापस, हम भी अच्छा कर लें, हमारे भी आ जाएंगे। सिंगापुर में चले गए थे सब, वापस आ गए। तो कई मुल्क है, मलेशिया में गए थे, आ गए। पाकिस्तान भी आज सही हो जाए, कल सारे ये जितने गए बल्कि ज्यादा अच्छे होके आएंगे, ज्यादा ट्रेंड होके आएंगे, ज्यादा एफिशिएंट सिविलाइज्ड होके आएंगे। ये कोई मसला नहीं है। ये देखिए हर चीज का हल है इस दुनिया में। दुनिया चल रही, इसी दुनिया में 206 मुल्क है ना, हम वाहिद तो नहीं है ना। 206 मुल्क भी तो चल ही रहे हैं ना किसी ना किसी तरीके से, उनमें से ज्यादातर अच्छे चल रहे हैं। हम तो आखिरी से 5वें हैं हर चीज में, आखिरी से 5वें। तो बाकी जो हमसे ऊपर हैं वो क्यों चल रहे हैं हमसे ऊपर? भाई सोचे तो सही ना ये बात कि सिवाय सिस्टम, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चुप हो जाता है जब भी कोई जरूरत होती है, उसके लिए फिर बेचारी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट पे लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर ये तो देखिए ना किस तरह सियासी मामलात, हर चीज़ अगर जुडिशरी में जाएगी तो जुडिशरी इसलिए थोड़ी होती है, असेंबली किस लिए, सेनेट किस लिए, हमारे बाकी इदारे किस लिए हैं। हर चीज़ को आपने वहीं हल करना। अब रेगुलेटर टोटल फेलियर हैं, 72 रेगुलेटर हैं इस मुल्क में। कितने? 72 एजेंसियां हैं। टेक्सटाइल वाले रोते रहते हैं, 32 तो इनको तंग करती हैं। 32 तकरीबन 32 से 22 इनको तंग करती हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री को, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, गैस इंस्पेक्टर, फलाना इंस्पेक्टर, ये आपका एक्सप्लोसिव इंस्पेक्टर, एसएस वाले, ईओबीआई वाले, इन्वायरमेंट वाले, एंड सो ऑन एंड नेपरा, पेपरा, ओगरा, पेमरा आपको तंग करती है। मतलब 72 जो मेजर हैं, बाकी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मैं जो मेजर आपको हैं, SECP, स्टेट बैंक, अगर ये सारे कुछ कर ही नहीं सक रहे तो इनको रेगुलेटर क्यों बनाया? रेगुलेटर का अगर ये सारी चोरी हुई तो नेपरा क्या कर रही थी उस वक्त? और बात ये सुने कि नेपरा और ओगरा मिनिस्ट्री से सिर्फ डिस्कस करते हैं, उनके नीचे नहीं होते ना, ये प्राइम मिनिस्टर के नीचे, ना स्टेट बैंक प्राइम मिनिस्टर के नीचे, किसी के नीचे नहीं। दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनली इनका जो चेयरमैन है 5 साल के लिए होता है, उसे हटा नहीं सकते अनलेस ही इज करप्ट, और वो पागल हो जाए या इंतकाल हो जाए, इन 3 चीज़ों। वरना वो कंटिन्यू करेगा, उसे कोई डर नहीं है मेरा जॉब चला जाएगा। उसको सही काम करना चाहिए। लेकिन अब अगर आप वो किसी के साथ मिल जाए तो फिर तो कुछ सारा कुछ हो जाता है। सही। तो वो तो होता है ना, अगर थानेदार क्या कहते हैं, वो आपका साला कोतवाल तो आप पहलवान, क्या है वो कोई मशवरा है ना। तो जाहिर साहब आप वसाइल की बात करें जरा जी। समराइज करें। जी देखें, मेरी जो मुशाहिदे के मुताबिक कुदरत ने हमें इतने वसाइल से मालामाल किया हुआ है कि हमारे यहाँ तो बिजली की कॉस्ट सारी दुनिया में सबसे कम होनी चाहिए। अगर हाइडल सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। देखें, टेक्निकली इन्होंने सोहेल साहब ने कहा कि हवा से बिजली बनाने के अपने एक मसाइल हैं, लेकिन मसाइल को हल किया जाता है दूसरी जगह। पाकिस्तान में तो ग्रिड सिस्टम में ऐड ही नहीं हो पाती है जगह पे। और अब इसी नगुबत ने इफ्तिताह किया है झंपीर पे, अंदाजा लगाएं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में ये जो विंड टर्बाइंस बड़ी कामयाबी से चल रही हैं, उनसे आप फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ 50,000 मेगावाट बिजली, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 13,000 की है और तरसील सिर्फ 22,000 की है। 50,000 मेगावाट तो ये आपका केटी बंदर का जो कॉरिडोर है, विंड कॉरिडोर, यहीं से ये बिजली बन सकती है। कलाम माफ, 80,000 तो हाइडल की प्रोडक्शन। हाइडल ले लें आप, 80 तो हाइडल तो सबसे सस्ता है, उसमें कुछ करना नहीं, पानी बह रहा है, उससे बनाते रहे। उसके बाद सोलर आप ले लें कि यहाँ खासतौर पे साउथ में, सिंध में आपके पास इतनी गर्मी है
सनलाइट इतनी वाफर मौजूद है कि सोलर में भी बहुत आप बिल्कुल महारत जी अचीव कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट में, इधर उधर हर जगह 2 सेंट जी की प्राइस है। आपने जब सोलर इंट्रोड्यूस किया तो वो भी तकरीबन 17 सेंट के करीब किया। ज़्यादा ही हो गया। तो ये सारी चीजें जिस तरह इनका सिस्टम आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, वरना तो कोई वसाइल की कमी नहीं है हमारे। जी जी बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप देखिए, सुहेल दुनिया साहब। मैं में आपसे एक जितने और वसाइल से माला माल मुल्क है ना, वहाँ हर चीज़ महंगी है। अफ्रीका से ज़्यादा ना किसी के पास गैस है, ना सोना है, ना डायमंड है। वो होता ही है कि जब आप वसाइल से बहुत ज़्यादा आपके पास वसाइल होते हैं ना, तो जो सुपर पावर्स होती हैं, जो दुनिया की इंटरनेशनल, तो आपको जिसे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो आपको काबू कर लेती है, आपकी सारे मसाइल को, वसाइल को, और उस वसाइल पे बैठ जाती है, आपको कुछ करने नहीं देती, खोदने भी नहीं देती। अब आप ये मुझसे पूछे एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं करने दी? भाई कुछ दुनिया में हो रही है, 40 कुएं हर साल खुदते हैं कनाडा में, हमारे यहाँ तो एक भी नहीं खुदता, क्यों? इसी तरह और मुल्कों में चले जाए, मैं तो एक आध मुल्क की मिसाल, आप अफ्रीका में नहीं होगा, वहाँ आपने फिल्में देखी होंगी अफ्रीका से कैसे स्लेव्स हुए, कैसे ये हुए, वहाँ का डायमंड कैसे गया, कॉपर कैसे गया। हमारे पास भी ये सब चीज़ें हैं जो अफ्रीका के पूरे बर आज़म में है, वो हमारे पास पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेके ऊपर चले जाइए, यहाँ पानी भी है, बिजली भी है, गैस भी है, हर चीज़ है, इंडियन बॉर्डर तक। इंडियन। लेकिन भाई ईरान पड़ोस में है ना, गैस कितनी सस्ती है, पेट्रोल कितना सस्ता है, कोई आसमान से थोड़ी ला रहे हैं यार, वो यहीं से जमीन से ही निकाल रहे हैं बॉर्डर ना। के उस तरफ कोई कुएं और इसी तरह इंडिया में आप देखें कि वहां पर अगर 5 टन हो रही है, हमारे यहाँ अगर 1 टन हो रही है एक, उसमें तो उनके यहाँ 5 और 7 हो रही है कॉटन। भाई क्या पानी एक है, शक्ल एक है, रहन सहन एक है, एक इससे पहले 47 से पहले सब एक ही जगह रह रहे थे, तो वहां कोई उन्होंने कोई वो क्या कोई नई चीज़ के वहाँ उनकी यील्ड जो है 7 टाइम्स हमारी यील्ड से ज़्यादा है। भाई क्यों? क्योंकि हमारी पहले ज़्यादा थी, 1972 तक हमारी ज़्यादा थी। ये सारा कुछ गड़बड़ शुरू हुई है 72 के बाद। 72 के बाद सारा कुछ आप देख लीजिए, 72 तक आपका डॉलर क्या था, 71 में जंग से पहले आपका डॉलर क्या था, आप सिर्फ चेक कर लें, उसके बाद आज का डॉलर कर लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या हुआ आपके साथ। देखिए, आपका वसाइल होना एक अलग चीज़ है, वसाइल पे काबू करना एक अलग चीज़ है, वसाइल को इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ है, वसाइल के लिए टेक्नोलॉजी लाना एक अलग चीज़ है। ये तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बाद एक रेसिपी बनती है, जिसको जैसे बिरयानी आप बनाते हैं ना, चावल अलग रख देंगे आप, एक साथ के सामने एक दावत में चावल, गोश्त, सब सारा मसाला जो है अच्छे से अच्छा बेहतरीन दुनिया में जो मिलता है, एक अलग अलग प्लेटों में रख देंगे, सर बिरयानी खाइए, खा सकेगा कोई? उसके लिए एक कुक चाहिए होता है। जब तक वो सारे मसाले एक हद तक डाल के, एक वक्त एक प्रोसेस में डाल के, एक के बाद एक दूसरा गोश्त गला के, यखनी बना के, ये करके जब वो बनाएगा बिरयानी, तो लोग कहेंगे भाई वाह। अगर उसमें नमक भी भूल जाए तो लोग कहेंगे सारी बिरयानी अच्छी, यार नमक तो ला दो। हालांकि वो कहेगा सर नमक की क्या वैल्यू है, लेकिन नमक की वैल्यू है, जायके के लिए वैल्यू है। तो यहाँ हर चीज की वैल्यू है, लेकिन वो हम करते ही नहीं, तो सिस्टम जाए या मुल्क बच जाए। देखिए जी, आपने किताब पढ़ी होगी डॉक्टर इशरत हुसैन की, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, जिससे इन्होंने कहा 77 साल हो गए हमारे तो पर 72 के बाद क्या हुआ कि 72 के बाद क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आके बिल्कुल तो आप 72 हुआ क्यों? पहला सवाल मुझे आपसे वजह से हुआ है कि आप मुझे बताएं, ये भी बड़े जहाँ दीदा आदमी बैठे हैं मेरे साथ और माशाल्लाह इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि 72 हुआ, 71 हुआ क्यों? 71 किसी इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट ने कहा इनको तोड़ दो, उन्होंने तोड़ दिया, वरना क्या टूटने की जगह थी, क्या जरूरत थी? भाई इलेक्शन हुए, इलेक्शन गलत हुए या सही हुए, इलेक्शन में आप दे देते जिसकी आई थी पावर। लेकिन ये सारा मसला इसीलिए हुआ कि इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट ने आपको वो करने ही नहीं दिया जो आपको करना चाहिए था। फिर उन्होंने हर चीज बढ़ाते गए। उस वक्त आपको याद है लोग क्या कहते थे? कहते ये हम पे बोझ हैं। अब आप देख लीजिए, वो आप पे बोझ हैं या आप उन पे बोझ हैं? इवन अफगानिस्तान में 60 यूनिट चले गए टेक्सटाइल। तो मेरे कहने का मेरा मकसद है सर, देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेकर जाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है उसको हुकूमत जो है वो हल करे और आवाम को सस्ती बिजली फराहम किए, और सबसे पहले फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, और जो आवाम के पैसे जो है वो ये IPPs या जो भी बिजली बनाने वाली कंपनियों ने लिए हैं उनसे आवाम को वापस पैसे फराहम किए जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। वरना आवाम इस वक्त गुर्बत और महंगाई में बुरी तरह फंसी हुई है, और इस वक्त पाकिस्तान की जो शरह गुर्बत है अगर आप देखें तो वो निचली मज़ीद बढ़ती चली जा रही है।
तो मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, और मैं अपने गेस्ट का एक बार और फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना वो कीमती वक्त निकाल कर उस प्रोग्राम के अंदर आए। अगले हफ्ते फिर किसी अच्छे इशू पर आप लोगों से ज़रूर हम पेश करेंगे, अच्छे इशू के ऊपर बात होगी आप लोगों के साथ। तो जब तक इजाज़त दीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।